Hambakadi Mitro, this is Puru Januthriya. We was completing class 9th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसमें अपन बात कर रहे थे कि कोशिकाएं जो होती हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे अपनी ब्लड सेल्स में इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, चिकनी सेल्स में ये, मतलब चिकनी पेशी में ये, ठीक है, न्यूरल सेल्स में ये, बसा कोशिका में ये, अस्थि कोशिका में ये, स्पर्म में और ये ओवम में। इस तरीके की अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस बारे में अपन बात कर रहे थे। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। कोशिकाओं की आकृति एवं आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। ठीक है, कोशिकाओं की जो आकृति होती है और उनका आकार होता है उनके विशिष्ट कार्य के आधार पर होता है। ठीक है, कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं, बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जांपल अमीबा, ठीक है, अमीबा जो होती है वो अपना शेप बदल लेती है। कुछ जीवों में कोशिकाओं का आकार लगभग स्थिर रहता है। ठीक है, जैसे कि आरबीसी की सेल्स है इस प्रकार की पाई जाएंगी तो इसी प्रकार पाई जाएंगी। न्यूरॉन सेल जो होती है वो इस प्रकार होती है तो वो इसी प्रकार होती हैं। ठीक है, अस्थि कोशिका, स्पर्म इसी प्रकार का पाया जाता है, ओवम इसी प्रकार का, चिकनी पेशी तो मोस्टली जो होता है वो स्थिर प्रकार की होती है और प्रत्येक प्रकार के कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, ठीक है, नर्व सेल्स। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, जितनी भी कोशिकाएं हैं जो जीवित हैं उनमें कुछ ना कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या है कि एक डिपार्टमेंट बटे होते हैं कि ये काम सिर्फ तुम करोगे, ये काम हम नहीं करेंगे। तो इनमें क्या है कि बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें श्रम विभाजन होता है। ठीक है, श्रम विभाजन होता है जैसे कि मनुष्यों में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है। ठीक है भाई, एक पर्टिकुलर अंग बन गया हृदय तो वो क्या अलग कार्य करेगा। ठीक है, आमाशय क्या करता है? भोजन का पाचन का काम करता है। इसी प्रकार एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें श्रम विभाजन, एक कोशिकीय में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, उनमें कोशिकांग पाए जा रहे हैं, जैसे गोल्जी बॉडी पाई जा रही है तो वो अलग काम करेगी, पर्टिकुलर काम करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया वो पर्टिकुलर काम करेगी, डीएनए पर्टिकुलर काम करेगा। ठीक है, तो श्रम विभाजन पाया ही जाता है हर एक में। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, बिल्कुल हर एक का अलग। जो फैट का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, एसिया तो वो ही करेगा। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर जो है वो नहीं करेगा। तो इस तरीके से रहता है अलग अलग। ठीक है, प्रोटीन का करेगा, ये फैट का करेगा, ये वेस्ट मटेरियल को जो है बाहर निकालेगा, ये एनर्जी का काम करेगा। ठीक है, अगर कोई बाहरी मटेरियल आ रहा है तो उसको जो है वो पचाएगा, लाइसोसोम वगैरह। तो अलग अलग कार्य पाए जाते हैं उनमें हर एक पर्टिकुलर में। ठीक है, कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन इत्यादि अलग अलग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है। ठीक है, इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका जीवित रहती है क्योंकि ये जो है वो अलग अलग कार्य करते हैं और अपने सभी कार्य करती हैं। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका। ठीक है, सभी जो लोग हैं जैसे कि सारी लेबर है, सारी लेबर मिलकर के एक किसके ये समझ लो ठेकेदार जो होता है ना, जो ठेकेदार होता है उसके अंडर में आती है। ठीक है, तो वो किसकी तरह सब मिलकर के क्या हो गई? ठेकेदार बन गए हो। ठीक है, उस ठेकेदार के अंडर में आते हैं। इसी प्रकार से सभी कोशिकाएं जो अलग अलग कार्य करते हैं उन सभी को मिलकर के क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। ये बिल्कुल एकदम फैक्ट है कि देखो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा सभी में, मतलब जो ऑर्गेन्स हैं वो मोस्टली सभी में पाए जाते हैं। वो बात लगा प्लांट सेल्स में कुछ चीज़ें पाई जा रही, वो एनिमल सेल्स में नहीं पाई जा रही। जो एनिमल सेल्स में कुछ चीज़ें पाई जा रही वो प्लांट सेल्स में नहीं पाई जा रही, वो अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि सारे ऑर्गेन्स जो होते हैं, ऑर्गेनिलीज जो होते हैं, कोशिकांग जो होते हैं, वो जो है सभी में एक जैसे पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? तो देखते हैं अपन। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, कोशिका में अलग अलग घटक पाए जा रहे हैं। घटक का इन मतलब पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है,
प्लास्टिड वगैरह, प्लांट सेल्स वगैरह जो भी, ठीक है, प्लास्टिड वगैरह हो गए, ठीक है। तो अलग अलग विशेष घटक पाए जा रहे हैं। इन विशेष घटकों को क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं। पहला क्या? प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि इनमें सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। दूसरा न्यूक्लियस, ठीक है, और तीसरा कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये समझ लो कोशिका झिल्ली हो गई, ठीक है। ये बीच में हो गया केंद्रक हो गया, ठीक है, केंद्रक वगैरह वाला पार्ट, उसके भीतर केंद्रका हो गई, ये केंद्रक हो गया। कोशिका का पार्ट केंद्रक, केंद्रक का पार्ट केंद्रका, ऐसे, ठीक है। और ये बाहर जो बिखरा पड़ा है वो कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसमें ही पाए जाते हैं मोस्टली सारे पार्ट, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को छोड़कर। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। 1 मिनट इसको साफ कर देता हूँ मैं थोड़ा। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, एक ही नाम, मतलब एक ही है, ये नाम अलग अलग है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, ठीक है। हमने अभी देखा था, यह सेल की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, ठीक है। उनसे उनकी सुरक्षा भी करती है, उनको उनसे डिफ्रेंशिएट भी करती है, अलग करती है, विभाजित करती है, डिवाइडेड करती है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली ऐसा काम करती है कोशिका को अलग करने का, ठीक है। ये कोशिका ये पड़ी हुई है, ये अलग कोशिका, तो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है ना, ये इसी से तो अलग हो रहा है। अगर ये नहीं पाई जाती तो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, मतलब सेलेक्टिव मटेरियल्स जो होते हैं, कुछ पदार्थों, चयनित पदार्थों को अंदर आने देगी, चयनित को बाहर जाने देगी। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। भाई कोई वेस्ट मटेरियल या कोई अदर मटेरियल अंदर ना आए, ठीक है, और कोई जो मतलब अपना इंपॉर्टेंट मटेरियल है या अपना यूजफुल मटेरियल वो बाहर ना चला जाए, ठीक है। तो सेलेक्टिव उसका परमिएबल का काम करती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? तो चलिए देखते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो विषण वगैरह के द्वारा ही, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया अथवा ऑक्सीजन हो गई, कोशिका झिल्ली के आर पर विषण, हाँ, विषण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्यायों में विषण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं, ठीक है। विषण के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर का मतलब क्या है? भाई अगर कोई कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे कंसंट्रेशन का मतलब जैसे कि पानी है, इसमें चीनी घोल दी हमने, ठीक है, चीनी घोल दी तो इसमें पानी की मात्रा कम हो गई, चीनी की बहुत ज़्यादा मात्रा होगी तो पानी इसमें अंदर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन पानी से बाहर नहीं जाएगा। कंसंट्रेशन कम यहाँ पे पानी की ज़्यादा है और पानी यहाँ पे प्योर पानी, इसमें कोई मटेरियल वगैरह नहीं मिला है, सिर्फ वाटर है ये, ठीक है। तो ये वाटर ईजिली इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंसनट्रेटेड है ये मतलब सॉरी वाटर के लिए कंसनट्रेटेड नहीं है, मटेरियल कंसनट्रेटेड है, लेकिन इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। ये इसमें से ईजिली जो है आ जाएगा पानी। तो इसका मतलब क्या है? हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, मतलब पानी की मात्रा यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन ईजिली मूव करता है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है, ठीक है। सेम प्रकार की प्रोसेस जो होती है वो भी शैल में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ CO2 जो एक कोशिकीय अवशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है कोशिका में एकत्रित हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। भाई कोशिका के अंदर अगर उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर कोशिका के अंदर उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी तो उसका बाहर निकलना जरूरी, क्योंकि बाहर के मटेरियल में CO2 कम है, अंदर ज़्यादा हुए तो CO2 बाहर चली जाएगी, ठीक है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता के पीछे कम है, यानी जो बाहरी मटेरियल है, ये बाहरी मटेरियल है, इसमें CO2 जो है वो कम है और अंदर सेल है, इसमें CO2 जो है वो ज़्यादा है, तो इसमें से CO2 निकल के कम वाले में चली जाएगी, ठीक है। जब तक जाती रहेगी जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाए, इतना तो मतलब जाएगी ना, ठीक है, क्योंकि बराबर लेवल, जैसे कि ठंडा पानी और गर्म पानी मिक्स करेंगे तो उतना हो जाएगा कि दोनों के बराबर लेवल हो जाए वो, ठीक है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो विसरण होता है, ठीक है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है
तो O2 बाहर से कोशिका में विषण द्वारा अंदर चली जाती है। भाई O2 जो है 20% 21% तक पाई जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा हो गई। ठीक है, अंदर उतनी नहीं होती है, तो ये क्या है, इधर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, O2 अंदर लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विषरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगर विषरण नहीं होगा तो गैसों के आदान प्रदान में काफ़ी दिक्कत आएगी, लेकिन ये विषरण ही है जो गैसों के आदान प्रदान को काफ़ी सुगम बनाता है। ठीक है, जल में विषरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल भी विषरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। ठीक है, वाटर जो होता है वो क्या, परासरण। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। भाई गाढ़ा है, पतला है, ठीक है, डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है, उसके द्वारा भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलेय सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, उच्च विलेय सांद्रता की ओर होगा। यदि हम किसी जंतु, जैसे हमने बात की ना चीनी और वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है, तो आ जाएगा। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप, जैसे किशमिश का एग्जांपल ले लो आप, किशमिश को पानी में डालोगे तो फूल जाएगी वो। ठीक है, अंदर पानी की मात्रा कम हो गई, पानी जो है वो नॉर्मल है, तो पानी उसके अंदर जाएगा तो किशमिश फूल जाती है। परफेक्ट एग्जांपल है ये। ठीक है, अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। पहली घटना देखते हैं। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा जाता। भाई तनु का मतलब क्या है, वो मतलब एक तरह का प्योर वाटर है, थोड़ी मात्रा में उसमें नमक या फिर जल है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में नहीं है, तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, वो नहीं है प्रेशर क्या बोल रहे हैं, मतलब वो कंसंट्रेटेड नहीं है। ठीक है, कम मात्रा में उनमें लबड़ घुले हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से अल्प परासरणी हो गया वो। ठीक है, जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, पानी जो है वो आराम से दोनों तरफ इजीली आवागमन कर सकता है, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। ठीक है, जल कोशिका के अंदर जाएगा तो कोशिका फूलने लगेगी ना। भाई इसका मतलब यही हो गया ना, बाहर जो जल आ रहा है वो कम आ रहा है, अंदर ज़्यादा जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ जैसे कि ये है, इसमें से आ तो 2 ही रहा है मॉलिक्यूल, ठीक है, और जा रहे हैं 10 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 8 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा हो रहे हैं ना इसमें, तब जो 8 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा है वो तो उसमें प्रेशर बढ़ाएंगे, उसको फुलाएंगे। ठीक है, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि देखो ये दोनों है, दोनों बराबर कंसंट्रेटेड है, तो ना तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना इसका ज़्यादा है। अब दोनों का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये मूवमेंट तो नहीं होगा, तो ये बराबर ऐसे ही रहेंगे फिर। ठीक है, इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं पाया जाएगा। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, कोशिका के माप में कोई परिवर्तन, क्योंकि कंसंट्रेशन बराबर है, जैसा जा रहा है वैसा ही आ रहा है। ठीक है, जैसे कि ये ना स्टार्टिंग पानी मिक्स किया तो शुरू में हिलोरे उठते हैं ना, लहर उठती है, जब शांत हो जाता है तो बराबर हो जाता है वो, लेकिन लहर उठती तो एक दूसरे मिक्स होते हैं, लेकिन मिक्स होने का कोई फायदा नहीं क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों में बराबर है। ठीक है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा, तो कोशिका पिचक जाएगी, बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आ जाएगा,
और कम जल अंदर जाएगा। भाई 2 मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं, 8 बाहर आ रहे हैं, ठीक है, तो पिचकेगी ना, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी, ठीक है। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। भाई ये वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति इसलिए ज़रूरी है, पता चला कि बाहर जो है हमारे इम्पोर्टेंट मटेरियल है उसको बाहर ले आया वो पानी के साथ, तो दिक्कत हो जाएगी ना हमारे लिए। इसलिए झिल्ली वो काम करती है कि जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है, जो हमारी यूजफुल मटेरियल है, उसको बाहर ना आने दे, और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसको अंदर जाने दे, ठीक है। वेस्ट मटेरियल या फिर जो हमारे यूजफुल नहीं है उसको अंदर ना जाने दे, ठीक है। इस तरीके से रहता है। अपन देख लेते हैं एक बार इसमें इंसर्ट ब्लैंक पीस करके। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये पानी है, ठीक है, ये हो गई कोशिका, ठीक है। अगर कोशिका सांद्र है, देखो मैंने ये ज़्यादा दिखा दी है, ठीक है, तो ये डाइल्यूट हो गया और ये कंसनट्रेटेड हो गया, ठीक है। तो इसमें से पानी जो है वो इजीली चला जाएगा परासरण के द्वारा, ठीक है। और पानी निकलेगी बहुत कम मात्रा, ठीक है, ना के बराबर निकलेगी, लेकिन जाएगा ही जाएगा। 8 मॉलिक्यूल नहीं, सॉरी, मतलब ये कोई परफेक्ट डेटा नहीं, वो तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 10 मॉलिक्यूल अंदर गए, 2 मॉलिक्यूल बाहर आए, तो 8 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा हो गए इसमें, ठीक है। तो ये जो है वो फूलेगी, ठीक है, फूलेगी वो, ठीक है। कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो जाएगी, भाई पानी ज़्यादा हो गया तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। दूसरा देखते हैं, अगर पानी भी सेम कंसंट्रेटेड है, पानी में उतने, भाई लवड़ तो इसमें ही रहेंगे तभी तो अंदर ले रहा है ना वो लवड़ वगैरह है जो भी, ठीक है। और कोशिका इसमें भी बराबर है, ठीक है, इसमें भी बराबर है, तो ना जाएगा ना आएगा, आएगा जाएगा भी तो बराबर आएगा, 10 ही गया और 10 ही आ गया, ठीक है। तो कोशिका पे कोई असर नहीं होगा। तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में क्या होता है। तीसरे में क्या होता है, बाहर बहुत ज़्यादा सांद्र है, ठीक है, कोशिका जो है कम कंसंट्रेटेड है, तो पानी क्या होगा, इसमें से ही आ जाएगा। 10 मॉलिक्यूल आया, 2 मॉलिक्यूल गया, ठीक है, तो 8 मॉलिक्यूल कम हो गया इसमें से, तो ये क्या सिकुड़ जाएगी, ठीक है, ये सिकुड़ जाएगी। इस तरीके के प्रोसेस बता रहा है वो आगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन, क्रियाकलाप देख लेते हैं। क्रियाकलाप, अंडे से परासरण, ठीक है। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl, क्लोरिक अम्ल मतलब HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटा देते हैं अपन, ठीक है। एसिडिक होता है वो गला देता है उसके कवच को। इसका कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, ठीक है। आप साइंस पढ़ रहे हो या फिर केमिस्ट्री स्पेशली, तो साइंस पढ़ रहे हो तो आपको जो है फॉर्मूला आना चाहिए मोस्टली, जो जनरल यूज़ के होते हैं या जनरली होते हैं। एक पतली बाह्य झिल्ली या त्वचा जब अंडे को घेरे रहती है। जैसे आप अगर ये भी नहीं करोगे तो अंडे को, जैसे आपने बॉईल किया, ठीक है, अंडे के आप जब आप खोली उतारोगे तो उसके नीचे एक वाइट कलर की सी लेयर रहती है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे उसके खोल से चिपकी हुई, या तो वो अंडे से चिपक की रह जाएगी, आपको उसे फोर्सफुली हटाना पड़ेगा, या फिर जो है वो खोली में रहेगी वो, ठीक है। इस झिल्ली की बात हो रही है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हैं, अंडा फूल जाता है क्योंकि अंदर कंसंट्रेटेड था, बाहर जो है वो लिक्विड है ना, एकदम डाइल्यूट है वो, क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार का एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखो और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। अंडा सिकुड़ जाता है क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया नमक की वजह से। क्यों? जल अंडे से बाहर निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है, ठीक है, नमक ज़्यादा सांद्रित है, नमक वाला घोल। इस प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश, ठीक है, हमने किशमिश का एग्जांपल दिया था, आप घरों में जो है वो जनरली यूज़ करते हैं तो आपको पता भी होगा, अथवा खुबानी से भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। क्रियाकलाप, सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। आप निम्नलिखित अंतर देखेंगे। जब उन्हें जल में रखा गया तो वो फूल जाएंगी। भाई फ्रेश वाटर था ना, अंदर कंसंट्रेटेड था, ठीक है, अंदर कंसंट्रेटेड था बहुत ज़्यादा, तो अंदर पानी चला गया तो फूल गई। लेकिन अपन ने जब नमक या चीनी के में रखा तो वो क्या हो गया, वे जल को बाहर निकाल कर सुकड़ गई, ठीक है, जल जैसी बाहर रखा है तो वो सुकड़ जाएंगे। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव हो गए, या फिर अधिकांश जो पादप कोशिकाएं प्लांट सेल जो होती हैं परासरण के द्वारा ही जल का ग्रहण करती हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है।
भाई पानी में कोई मूवमेंट, सॉरी पानी में नहीं, प्लांट की जड़ है उनमें कोई मूवमेंट तो नहीं होती है, ठीक है। तो पानी जो है वो कंसंट्रेशन के आधार पर ही उनमें एक दूसरे में परासरण होता रहता है, ठीक है। पानी की मात्रा जल में उसमें जड़ में कम है तो पानी उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से द्वारा ही होता है। फिर जाइलम के द्वारा वो होता है, वो अलग प्रोसेस है, ठीक है। वो आगे अपन बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे। अरे यार इसमें क्या हो रहा है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। कहाँ हो गया ये, हाँ ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया, ठीक है, यहाँ तक भी देख लिया, ठीक है। अधिकांश पादप कोश, क्या हो गया, अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है, ठीक है। परासरण जो है प्लांट्स की मूल में भी होता है। इसी प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, विसरण के द्वारा। इसके अतिरिक्त विसरण जो होता है वह कोशिका को अपनी बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है, ठीक है। बाहरी पर्यावरण से पोषण जो है विसरण के द्वारा। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के पर्वैन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है उस चीज़ के लिए, ठीक है। सक्रिय पर्वैन बोला जाता है उसे। जिसे प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ठीक है। 1929 के करीब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली की रचना या संरचना हम किससे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली अगर लचीली नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि फिर तो संभव ही नहीं है ना कुछ भी लेन देन या आदान प्रदान। एक कोश के जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य कोश पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस मतलब लेना अंदर, ठीक है, कोशिका के द्वारा लेना। साइटोसिस मतलब सेल्स, सेल की प्रोसेस होती है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे।